एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं हिंदी साहित्य की सह आचार्य अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आज हम गद्य साहित्य में निर्धारित आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का विवेचन करेंगे। गोदान में का विवेचन करने से पूर्व मैं प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में, उनके साहित्य के विषय में चर्चा करना चाहूँगी। बच्चों, प्रेमचंद हिंदी उपन्यास में बहुत प्रमुख माने जाते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ और उनका देहावसान 1936 में। ये महान प्रतिभा होने के कारण ये युग के प्रवर्तक कहे गए। सही अर्थों में कहें तो हिंदी साहित्य के शिल्प का विकास भी बहुत परिपक्व रूप में प्रेमचंद ने ही किया। उनके उपन्यास में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन को प्रामाणिक और वास्तविक रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया। इनका ये कथा साहित्य, चाहे हम कहानी लें या उपन्यास लें, उनमें प्रमुखता से इनका नाम आता है। इसीलिए उपन्यास में के अनेक रूप उन्होंने लिखे, इसलिए उपन्यास सम्राट की पदवी से भी ये जाने जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक की समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो हम प्रेमचंद से उत्तम परिचायक हमें कहीं नहीं मिलेगा। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं सेवा सदन, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था, प्रेमाश्रम, जो 1922 में प्रकाशित हुआ, रंगभूमि, जो 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में, और फिर जो हमारा मुख्य ध्येय है जिसका विश्लेषण करना, गोदान, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। बच्चों, प्रेमचंद का गोदान जो है वो दोनों दृष्टियों से समाज के कृषक जीवन को भी उन्होंने चित्रित किया है और देश की पूंजीवादी व्यवस्था को भी इसमें बहुत से समस्याओं को उठाया है। हम यहाँ बात करेंगे कि गोदान में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं या विषय हैं जिनको उन्होंने अपने उपन्यास में चित्रित किया है। बच्चों, प्रेमचंद ही एक ऐसे उपन्यासकार है जिन्होंने उपन्यासों का उपयोग करके समाज और जीवन की आलोचना की है। उन्होंने अपने उपन्यासों में उन समस्याओं की चित्रित किया है जो वर्तमान युग से जुड़ी हुई है और जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो, आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के पैमाने से ना हो। गोदान में उनका यही उद्देश्य प्रमुखता से व्यक्त हुआ है। इस उपन्यास का कहें कि हम प्रधान उद्देश्य क्या है तो कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रित करना, उनके शोषण का चित्र प्रस्तुत करना और उनकी दीनहीन स्थिति को समाज को परिचित कराना। किसान का शोषण कौन करता है और उसका शोषण कितने मुहानों पर होता है, इन सब शोषण के लिए समाज के कौन कौन लोग उत्तरदायी हैं, उसका सजीव चित्रण गोदान में किया गया है। उपन्यास मनोरंजन की वस्तु नहीं है,
वह जीवन की सच्चाइयों को उजागर करे, सोचने समझने के विचारने को विवश करे, संघर्ष की प्रेरणा प्रदान करे। ये ही उद्देश्य लेकर प्रेमचंद अपने उपन्यासों में चले हैं। अपने उपन्यासों के उद्देश्य में वो प्रकाश डालते हुए स्वयं लिखते भी हैं कि हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं। इन सब को लेकर गोदान ने जो समस्याएं और जो उद्देश्य लेकर चला है, हम उसमें चित्रित करते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषक जीवन की विसंगतियों का किस प्रकार का चित्रण प्रेमचंद ने गोदान में किया है। गोदान की रचना कृषक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण करना था। होरी कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। उसके जीवन की ट्रेजेडी हर किसान के जीवन को प्रस्तुत करती है। जब भारत में जमींदारी प्रथा थी तो किसान उनके शिकंजे में कसा हुआ था। जमींदार, कारकुन, पटवारी, सूदखोर महाजन आदि तो उसको शोषण करते ही हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त पुलिस, व्यापारी, धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार भी इसका शोषण करते हैं। एक ऐसा विरोधाभास है कि जो किसान सारे संसार के लिए अन्न उपजाता है वह खुद भूखा रहता है। यह कैसी विडंबना है कि अपने शोषकों के बारे में होरी जैसा किसान अच्छी तरह जानता है, फिर भी रूढ़ियों और संस्कारों से बंधा हुआ होने के कारण वह उनके प्रति क्रोधाभिभूत नहीं हो पाता। इस शोषण के लिए वह अपने भाग्य को ही दोषी मानता है। अपने पुत्र गोबर को समझाता भी है और कहता भी है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पुण्य जन्म में जैसे कर्म किए उसका आनंद वो भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं साचा है तो भोगेंगे क्या। किंतु गोबर जो है उसकी इस बात से सहमत नहीं होता। वह प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है और इस बात को जानता है कि भगवान तो सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। बच्चों, इस तरह के संवाद जो हैं हमें यह साफ स्पष्ट करते हैं कि कृषक के जीवन कैसा संगतिपूर्ण था। किसानों के इस शोषण का कारण है उनके संस्कार, रूढ़िवादिता और संगठन का अभाव। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और इसीलिए बैल की तरह जमींदारों के हल में जुटे रहते हैं। भोला जो कि होरी से कहता भी है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, इसमें आदमियत कहाँ है। आदमी तो वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया। इस तरह की बात भोला कहकर जो है यह स्पष्ट कर रहा है कि हम कृषकों का जीवन कैसा है। जमींदार को किसान से लगान वसूल करने का जायज़ हक है, किंतु वे जायज़ रूप से नजराना लेते हैं, जुर्माना वसूल करते हैं, इजाफा लगान लेते हैं और किसानों से बिगाड़ कराते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह वैसे तो किसान के शुभेच्छु बनते हैं, किंतु स्वार्थ नहीं छोड़ते। उनकी कथनी और करनी की पोल खोलते हुए प्रोफेसर मेहता भी कहते हैं कि यदि आप कृषकों के शुभेच्छु हैं और आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिखे बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, बराबर ज़मीन छोड़ दें। इस तरह मेहता जो है वो राय साहब के विचारों को स्वार्थपूर्ण बनाकर बात कहता है। राय साहब के साथ मेहता जी की संपूर्ण बहस यह ध्वनित कर देती है कि बुद्धिजीवी लोग ही राय साहब जैसे रंगे सियारों की वास्तविकता से अच्छी तरह से परिचित हैं। शहर के
मेहता और गांव के गोवर जैसे लोग ही इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर समाज को इस अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम देखेंगे कि इस गोदान में बहुत से पात्र और चरित्र उभर कर आए हैं जो पक्ष और विपक्ष में जो है अपनी चर्चा करते हुए हमें पूरे तात्कालिक परिस्थितियों का जो है प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। आगे हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे अगले कालांश में। धन्यवाद।